नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों ने पहले यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपियों का जो भारत आगमन हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया था। तो हम आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, जो कि यहाँ पे भारत में इनका आगमन हुआ था और इन्होंने कैसे अपनी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की और कैसे इनका पतन हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांसीसी जो आए थे भारत, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे यूरोप में फ्रांस भी शक्तिशाली राष्ट्रों में शामिल था तथा यूरोप में अंग्रेज़ों का प्रमुख प्रतिद्वंदी भी था। और कुछ राजनीतिक एक राष्ट्र की समस्याओं के कारण फ्रांस में जो व्यापारी कंपनी का निर्माण और नौसैन्य शक्ति को मजबूत होने में समय लग गया। और फ्रांस में कंपनी निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस के तत्कालीन जो उस समय के जो राजा थे लुई 14वां के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। और फ्रांस के जो मंत्री थे यहाँ पे कोलबर्ट और रिचलू के पहल पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले यूरोप में जो फ्रांस था वो भी एक शक्तिशाली देशों में शामिल था और वह यूरोप में अंग्रेज़ों का प्रमुख प्रतिद्वंदी भी था। और कुछ राजनीतिक कारण थे और देश की समस्या थी, जिसके कारण यहाँ पे फ्रांस में जो व्यापारिक उनकी जो कंपनी का निर्माण किया जा रहा था वह उसमें निर्माण करने में बहुत समय लग गया, जिसके कारण यहाँ पे कुछ लॉस उनको उठाना पड़ा था। और फ्रांस में कंपनी निर्माण का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था वह यहाँ पे फ्रांस के उस समय के तत्कालीन राजा यहाँ पे लुई 14वां के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। और फ्रांस का जो मंत्री था यहाँ पे कोलबर्ट और रिचलू, इन्हीं के पहल पर यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। तो आगे हम लोग इसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष 1664 में स्थापित फ्रांसीसी कंपनी को कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया था। यह कंपनी पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में थी। 1664 में जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी उसका नाम यहाँ पे कंपनी द इंडस ओरिएंटल था। और यह जो कंपनी थी पूर्णतः जो फ्रांस की जो सरकार थी उनके नियंत्रण में थी। और यहाँ पे भारत पहुँचने वाला प्रथम फ्रांसीसी दल जो था यहाँ पे 1667 में फ्रैंक मैरो की अध्यक्षता में भारत पहुँचा था। और इस दल का सहयोग यहाँ पे ईरानी का अस्थायी निवासी जो मकरारा था उसने इसमें सहयोगी था, ये भी मकरारा। और यहाँ पे 1668 में सूरत में फ्रांस के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और इसी क्रम में व्यापार विस्तार के उद्देश्य से ईरानी सहयोगी मकरारा के सहयोग से पूर्वी तट पर यहाँ पे जो 1609 में इन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया। और फ्रांसीसी विस्तार के क्रम में वर्ष 1672 में एडमिरल डेलारे के नेतृत्व में यहाँ पे गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनको यहाँ पे पराजित करके सेंट थामे को बलपूर्वक इन्होंने प्राप्त कर लिया। आगे इसी क्रम में हम बढ़ेंगे, आगे जो यहाँ पे घटना घटित हुई इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ पे फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार के क्रम में यहाँ पे जो 1672 में एडमिरल जो डेलारे थे उनके नेतृत्व में यहाँ पे गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उस समय के, उनको पराजित कर दिया गया। और वहाँ पे जो एक स्थान था सेंट थामे, उनको बलपूर्वक यहाँ पे ले लिया गया। और यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक जो थे फ्रांसीसी मार्टिन ने अपने सहयोगी बेलोंग लेस्पिने की सहायता से बेलांडपुरम के मुस्लिम सूबेदार जो थे उस समय शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था। और इस गांव का नामकरण पांडिचेरी के नाम से किया गया। यानी जो फ्रांसीसी कंपनी का जो निर्देशक था जो कि फ्रांसिस मार्टिन थे, उन्होंने अपने सहयोगी जो थे उनके बेलोंग लेस्पिने थे उनकी सहायता से जो यहाँ पे बेलांडपुरम के एक मुस्लिम सूबेदार थे शेर खान लोदी, उनसे जो पुडुचेरी नामक गांव था उन्होंने
लिया और उस गांव का नामकरण उन्होंने फ्रांसिस मार्टिन ने यहाँ पे पांडिचेरी नाम से किया। और वर्ष 1701 में पांडिचेरी को पूर्वी तट स्थित समस्त बस्तियों का प्रमुख केंद्र बना दिया गया था। यहाँ पे जो पांडिचेरी वहाँ पे लिया गया था मार्टिन फ्रांसिस के द्वारा, और उन्होंने 1701 में पांडिचेरी को पूर्वी तट स्थित सभी बस्तियों का यहाँ पे प्रमुख केंद्र बना दिया। और डच फ्रांसीसी व्यापारिक संघर्ष में डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से पांडिचेरी छीन लिया, लेकिन यहाँ पे 1697 में एक संधि होती है जो कि जिसे रिजविक की संधि के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसी को दे दिया गया। यहाँ पे जो डच फ्रांसीसी व्यापारिक संघर्ष हुआ उसमें डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से, इसका मतलब है कि वहाँ पे डच जो थे और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच व्यापारिक संघर्ष हुआ व्यापार को लेकर, और इसमें डचों ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और अंग्रेज़ों ने उनको सहायता दिया, और सहायता पाकर उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी से यहाँ पे पांडिचेरी को छीन लिया था। लेकिन जो 1697 में एक संधि होती है जिसे रिजविक की संधि के नाम से जानते हैं, इस संधि के पश्चात यहाँ पे जो पांडिचेरी था उसे पुनः फ्रांसीसी को दे दिया जाता है। और यहाँ पे पांडिचेरी के कारखाने में ही फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांसिस मार्टिन ने एक किले का निर्माण कराया, और इस किले का नाम मार्टिन ने फोर्ट लुई रखा। और यहाँ पे फ्रांस वर्ष 1674 में बंगाल के तत्कालीन, यानी वर्ष 1674 में बंगाल में यहाँ पे फ्रांस के द्वारा जो उस समय के वहाँ पे तत्कालीन नवाब थे जो औरंगजेब के मामा लगते थे शाइस्ता खान, उन्होंने कुछ भूमि आवंटित दी और इसी ज़मीन पर यहाँ पे 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना किया गया। तो यहाँ पे जो फ्रांस में जो वर्ष 1674 था उसमें बंगाल के जो वहाँ पे नवाब थे शाइस्ता खान, उन्होंने कुछ भूमि दी थी और उसी ज़मीन पर यहाँ पे 1690-92 में चंद्रनगर नाम से एक गांव को स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी द्वारा कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया गया। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित कारखाने। पहला यहाँ पे 1721 में मॉरिशस में स्थापित किया गया, 1724 में यहाँ पे मालाबार स्थित माहे, और 1739 में कराईकल में, और वर्ष 1731 में चंद्रनगर यानी जो बंगाल में जिस शहर की स्थापना किया गया था वहाँ पे जो उसका जो प्रमुख यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नियुक्त किया गया। और फ्रांसीसी व्यापारिक आक्रामकता में डुप्ले की बहुत योगदान था, और इसके कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक साम्राज्य था जो उनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विस्तार हुआ था। और डुप्ले ने भारत में व्यापारिक साम्राज्य विस्तार के लिए भारत के आंतरिक राजनीति में प्रवेश और हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, और इसके हस्तक्षेप ने अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया। यानी डुप्ले ने जो भारत में जो व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार करने के लिए यहाँ पे भारत के जो अंदर जितने भी राजनीतिक दल थे उनमें प्रवेश किया और उनमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, और इसी बात को यहाँ लेकर अंग्रेज़ों के साथ इनका मतभेद हुआ और यहाँ पे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ पे युद्ध की घोषणा हुई। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसमें से जो यहाँ पे था प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बढ़ेंगे, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे युद्ध का जो कारण क्या था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो युद्ध का यहाँ पे जो कारण था, कर्नाटक युद्ध का कारण, इन दोनों कंपनियाँ व्यापारिक महत्वाकांक्षा के लिए भारत में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी और राजनीतिक वर्चस्व के दम पर भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया जा सकता था, और इस कारण से दोनों कंपनी के बीच युद्ध हुआ। यानी भारत में जो व्यापारिक महत्वाकांक्षा के लिए भारत की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना था, और हस्तक्षेप यानी राजनीतिक यहाँ पे जो था उसी के राजनीति में अगर आपका वर्चस्व है तो उसी के दम पर आप यहाँ पे भारत में किसी भी व्यापार में आप उसको एकाधिकार प्राप्त कर सकते थे, और यही कारण था कि इन दोनों कंपनियों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ। और अगला है यहाँ पे कारण, यूरोप में ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के संघर्ष
उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था और यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देश लड़ रहे थे। और यहाँ पे भारत का प्रथम कर्नाटक युद्ध इस युद्ध का विस्तार था। यानी जो भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, यह यूरोप में चल रहे इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों के साथ लड़ रहे युद्ध से प्रभावित था। और यहाँ पे अगला कारण था भारत की राजनीतिक में केंद्रीय एवं शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। यहाँ पे उस समय भारत में जो था, पूरे भारत में जो यहाँ पे जो केंद्रीय और शक्तिशाली जो सत्ता होनी चाहिए एक देश के लिए, वह हमारे देश में उस समय बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी और जो पूरे समूचे भारत को बांध कर रख सके, यानी जो ऐसी अभाव था कि वह पूरे भारत को एक साथ बांध कर नहीं रख सकते थे। और भारत के तीनों शक्तियाँ जो यहाँ पे उस समय की जो सबसे बड़ी बड़ी जो सेना थी, वह आपस में लड़ रही थी। जैसे उस समय मराठा था, मुगल था और निजाम था, तीनों आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। और इस कारण विदेशी कंपनियों को अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने में मदद प्राप्त हुआ। और यहाँ पे विलियम फिंच ने ही अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सी घटना घटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्नाटक युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे था दो पक्ष यहाँ पे थे, एक था सत्ता का पक्ष और एक था विपक्ष का समर्थक। यहाँ पे जो अंग्रेज थे वे जो उस समय हैदराबाद और कर्नाटक में जिनका शासन था उसके समर्थक थे, जबकि विपक्ष में जो लोग थे जो वहाँ के शासक थे उनके विरोध में थे, उनके साथ यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी आ गई थी। इसी कारण यहाँ पे यह युद्ध लड़ा गया था। और हैदराबाद में यहाँ पे निजाम नासिरगंज वहाँ पे सत्ता में थे और यहाँ पे कर्नाटक में निजाम अनवरुद्दीन थे। जबकि यहाँ पे हैदराबाद में विरोध में यहाँ पे नासिर का जो चचेरा भाई था मुजफ्फरगंज ये था, और यहाँ पे कर्नाटक में इनका विरोधी था जो अनवरुद्दीन का जीजा था चंदा साहब। और यहाँ पे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। और यहाँ पे नासिरगंज और अनवरुद्दीन का यहाँ पे साथ अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई थी। आगे इसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो पक्ष हुआ। पहला पक्ष ए में नासिरगंज अंग्रेज और अनवरुद्दीन थे, दूसरे पक्ष में यहाँ पे मुजफ्फरगंज फ्रांसीसी और चंदा साहब थे। और यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था यह 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज कैप्टन यहाँ पे बर्नेट के नेतृत्व में एक सेना ने पांडिचेरी जा रही एक फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था जहाँ जहाज जा रही थी। कर्नाटक के गवर्नर यहाँ पे उस समय डुप्ले ने मॉरिशस के तत्कालीन फ्रांसीसी सेनापति ला बुर्दन के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जो थे निकोलस मॉर्स उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करा दिया। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी नौशक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। यानी जो कर्नाटक में फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने मॉरिशस के जो तत्कालीन फ्रांसीसी सेनापति थे ला बुर्दन, उनके सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के जो अंग्रेज गवर्नर थे यहाँ पे निकोलस मोर्स, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और यह इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी क्रम में यहाँ पे कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन ने कप्तान महफूज अली के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यह युद्ध सेंट थामे नदी के मुहाने पर लड़ा जा रहा था। इस युद्ध को कालांतर में सेंट थॉमे का युद्ध बोला गया था। और यहाँ पे इस युद्ध के विस्तार में 1748 में अंग्रेज रॉयल एडमिरल यहाँ पे बोस्कावेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी की घेराबंदी की, परंतु वे असफल रहे। आगे यहाँ पे हम लोग इसी क्रम में देखेंगे तो इस युद्ध में यहाँ पे जो यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार प्राप्त करना। यहाँ पे जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि
अंग्रेज और फ्रांसीसी चाहते थे कि उनमें से दोनों चाहते थे कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो वहाँ पे महारानी थी उनका मृत्यु हो गया था, और उनके ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था उनका यही रीजन था कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है उसको प्राप्त किया जाए। और जो यह प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, यह एला सापल की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया, और इसी संधि से भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, और इस संधि से मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, जिसे यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा ले लिया गया था अपने नौसैनिक के दम पर। तो इसे पुनः एला सापल की संधि के तहत यहाँ पे मद्रास को अंग्रेजों को पुनः दे दिया गया। और यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 के बीच लड़ा गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वह 1749 से लेकर यहाँ पे 1754 के बीच लड़ा गया। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के विजय के पश्चात यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा जो है बहुत बढ़ गई थी, और वह साम्राज्य विस्तार हेतु उसने कर्नाटक के आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ पे डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने हैदराबाद के निजाम के चचेरे भाई मुजफ्फरगंज का साथ दिया, और साथ ही नवाब अनवरुद्दीन का जीजा चंदा साहब था उनके साथ। और अंग्रेज़ों ने दोनों हैदराबाद और कर्नाटक के राज्यों के जो सत्ता पक्ष के जो निजाम थे उनका साथ दिया था। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों संघों के बीच 3 अगस्त 1749 को एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे अंबूर का युद्ध कहा जाता है। 3 अगस्त 1739 को एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे अंबूर का युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध जो था फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ पे नासिरगंज अनवरुद्दीन एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे फ्रांसीसी और यहाँ पे चंदा साहब और मुजफ्फरगंज थे। इन्हीं के बीच यहाँ पे अंबूर का युद्ध लड़ा गया था 3 अगस्त 1749 को। इस युद्ध में अंग्रेज और उनके समर्थक प्रथम चरण में पराजित हो गए, और दूसरे चरण में यहाँ पे क्लाइव ने अर्काट के घेरा का नीति से युद्ध को अंग्रेज़ों के पक्ष में पलट दिया, और यहाँ पे चंदा साहब ने अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। इस युद्ध विजय के पश्चात चंदा साहब की कर्नाटक में ताज़ा पोशी हुई, और हैदराबाद में यहाँ पे मुजफ्फरगंज भाई नासिरगंज से पराजित हुआ था। लेकिन 1750 में भाई नासिर की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे मुजफ्फरगंज को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया, और इस युद्ध के विस्तार के क्रम में अंग्रेज़ों का सहयोगी एवं कर्नाटक के पूर्व नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र यहाँ पे जो था मोहम्मद अली, इन्होंने तिरुचिरापल्ली के किले में भागकर शरण लिया था, और इसी किले में 2 प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और स्ट्रिंगर लॉरेंस मौजूद थे। डुप्ले ने इस किले की घेराबंदी कर दिया, और किला से क्लाइव युक्तिपूर्वक बाहर निकल गया। इस किले से भागकर क्लाइव ने अर्काट घेरा की योजना बनाई थी, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अर्काट यानी कर्नाटक की जो राजधानी हुआ करती थी अर्काट, उसको घेराबंदी कर दिया। और इस किले में जो तत्कालीन फ्रांसीसी समर्थक जो नवाब थे चंदा साहब, वे उस समय इसमें मौजूद थे, और चंदा साहब का रॉबर्ट क्लाइव से यहाँ पे युद्ध होता है, और इस युद्ध में चंदा साहब गिरफ्तार कर तंजौर लाए गए और उनका वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है। आगे यहाँ पे हम लोग इसी क्रम में देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, इस युद्ध में हार के पश्चात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, और 2 यूरोपीय प्रभावशाली अधिकारी डुप्ले और क्लाइव थे इसमें। और क्लाइव का जो भाग्योदय इस युद्ध में विजय के इस युद्ध के पश्चात हुआ, जबकि डुप्ले का यहाँ पे अंत हो गया। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री यहाँ पे सीनियर पिट्स ने रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे हेवन बॉर्न जनरल यानी स्वर्ग में जन्मा जनरल की उपाधि प्रदान की, और यहाँ पे डुप्ले को फ्रांस बुलाने के पश्चात गोदहे को फ्रांस का गवर्नर बना दिया गया। और यहाँ पे जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, इसकी समाप्ति यहाँ पे 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ यहाँ पे इसका समाप्त किया गया।
और यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था, यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का प्रारंभ यहाँ पे तत्कालीन कारण इसका था, दो अंग्रेज अधिकारी क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती जो थी वहाँ पे चंद्रनगर, उसको बलपूर्वक अपने अधिकार में लिया गया। इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध का यही तत्कालीन कारण था। और यहाँ पे वर्ष 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच वांडीवास नामक निर्णायक युद्ध हुआ। यहाँ पे जो वर्ष 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, यह निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का यहाँ पे जो नेतृत्व था वह काउंट द लाली के नेतृत्व में हुआ था। और यह यहाँ पे जो युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की इसमें बुरी तरह से पराजय हुई। और जो यहाँ पे 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेज़ों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया। और यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध में पांडीवास का नेतृत्व यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसीसी सेनापति दलाली, इनके द्वारा किया गया था। और फ्रांसीसी सेना के पराजय के पश्चात यहाँ पे जो लाली थे, उनको अंग्रेज़ों ने कैदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। और विगत 2 वर्ष तक सेनापति काउंट द लाली अंग्रेज़ों के कैद में रहे। उसके बाद फ्रांस को सौंप दिया गया। फ्रांस के राजा लुई 16वें के आदेश पर वस्ताइल यानी वर्साय के किले में काउंट द लाली को फांसी दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे है 1511 में। तो 1511 में पुर्तगालियों के द्वारा मलाया द्वीप स्थित मलाकापर पर कब्जा कर लिया गया। 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने स्थित हरमुज बंदरगाह पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया। 1530 में उस वर्ष यहाँ पे जो 1530 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया गया। और 1540 में प्रथम जेइस्ट मिशन फादर अकाविवा एवं फादर मासरेत अकबर के दरबार पहुंचा। 1560 में यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। और इस न्यायालय का उद्देश्य विधर्मी लोगों को सजा करना था। जो धर्म को नहीं मानते थे उनको सजा देना था। 1612 में सूरत में इसी वर्ष यहाँ पे अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजय किया गया। और 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया। यही कारण था पुर्तगाली शक्ति का भारत में पराजित होने का। 1576 में यहाँ पे डचों ने भारत आगमन के साथ दक्षिण एशिया से पुर्तगालियों को इस वर्ष तक बाहर कर दिया गया था। और 1600 यहाँ पे 13 में हम लोग देखेंगे। तो 1613 में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि पुर्तगालियों ने सूरत में मुग़ल शासक के शाही जहाज़ लूट लिए। और जहांगीर इस घटना के पश्चात सूरत के यहाँ पे जो उस समय सूरत के जो मुग़ल गवर्नर थे, उनको पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दे दिया गया। और मुरबक खान ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉप्टन की सहायता से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया। और यहाँ पे जो मुग़ल शासक थे और उनके द्वारा यहाँ पे जो ईसाई धर्म था, उनके बीच जो यहाँ पे बातचीत हुई थी, या जो उनके साथ जो संबंध था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुल 3 बार पुर्तगाली मिशनरीज को अकबर ने सनिवेदन बुलाया था। पहली बार यहाँ पे 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी यहाँ पे रोड क्लाफो एक्वाविवा और एंटोनियो मासरेट दरबार पहुँचे। वहाँ पे 1590 में दरबार पहुँचे तथा यहाँ पे 1595 में जो था, यहाँ पे जो तीसरा मिशन अकबर के दरबार पहुँचा था। और वर्ष यहाँ पे 1606 में जहांगीर के कार्यकाल में विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास बनाए जाने की अनुमति दे दी गई। और 1608 में आगरा में एक दीक्षा स्थान आयोजित किया गया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में उपस्थित हुआ। हॉकिंस
की विद्वानता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने आर्मेनियाई ईसाई मुबारक खां की बेटी से उसकी शादी करा दी और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। आगे यहाँ पे इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे घटित हुई है इसके बारे में। तो जो यहाँ पे घटित हुई है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने मुगल शासन के विरुद्ध जाकर हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बना दिया था और 1611 में स्थापित मछलीपट्टनम का कारखाना प्रथम अस्थायी कारखाना है, क्योंकि कुछ राजनीतिक विरोध के कारण इसको बंद करना पड़ गया था। और इसके उपरांत जो 1613 में सूरत में जो अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना का स्थापना किया गया था। वर्ष 1688 में बम्बई एवं पश्चिमी समुद्र से मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को भी बंदी बनाने का प्रयास किया गया था। इस कार्य से औरंगजेब बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। भारत में व्यापारिक विस्तार के लिए अंग्रेज़ फ्रांसीसी संघर्ष हुए थे, जिसमें विजयी रहे। अंग्रेज़ इसमें विजयी रहे और इस विजय का प्रमुख कारण था अंग्रेज़ी नौसेना का मजबूत होना। और यहाँ पे 1580 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ जुड़े हुए एवं स्पेन पतन के साथ पुर्तगाल का भी पतन हो गया। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगे है यहाँ पे 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था, जो आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया। वर्तमान समय में पटना लॉ कॉलेज उसी स्थान पर अवस्थित है जहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश द्वार था। और नील की सबसे सर्वोच्च किस्म का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पे विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट था। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाला व्यापारी इंटरपोलर कहलाते थे। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक यहाँ पे फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। और यहाँ पे फिजियोक्रेट मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी फिजियोक्रेट कहलाए। यूरोप से भारत आए 1616 में डेनिश कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रेक बार में स्थापित किया था, जबकि दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सीतारामपुर में स्थापित किया था। और 1725 में डेनिश कंपनियां अपना समस्त व्यापार यहाँ पे अंग्रेज़ों से बेच दिया और वापस चले गए। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने आज यहाँ पे जो भारत में यूरोपियन व्यापारियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आगे हम लोग दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, तो कल से हम लोग वही यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।